नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मुसाफिर दोस्त और ये है पहाड़ों के पीछे का सच। ये एक ऐसा सफर है जहां हम शब्दों के जरिए उन गलियों से गुजरते हैं जिनकी कहानियां ना अक्सर हेडलाइन के शोर में दब जाती है। आज का सफर हमें ले जा रहा है नेपाल। हाँ, वही नेपाल जिसे हम हमेशा से एवरेस्ट, मोनेस्ट्रीज और सुकून के लिए जानते आए हैं। लेकिन आजकल ना इन्हीं पहाड़ों की हवाओं में एक अजीब सी एक बेचैनी सी घुली हुई है। मैं पिछले कुछ हफ्तों से यहीं हूँ एक्चुअली। काठमांडू के भीड़ से लेकर इंडिया नेपाल बॉर्डर के डस्टी टाउन्स तक घूम रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो तस्वीर से थोड़ा अलग है। पहली चीज़ जो आपको यहाँ हिट करती है वो है पॉलिटिकल क्योस। आई मीन सीरियसली, एक कप चिया पीते हुए थमेल के पास एक लोकल टी स्टॉल पे मैंने बस एक बुजुर्ग से पूछा, क्या चल रहा है बजे? तो उन्होंने बस एक ठंडी सांस भरी और बोले, बेटा यहाँ मौसम का तो पता नहीं पर सरकार हर 6 महीने में बदल जाती है। और ये मजाक नहीं है, पिछले 17 साल में 14 से ज़्यादा सरकारें। जस्ट सोचो, अभी हाल ही में पीएम केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि पूरा देश, खास करके जेनजी, करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। पार्लियामेंट तक जला दी गई। ऐसा लगता है जैसे स्टेबिलिटी शब्द यहाँ की पॉलिटिकल डिक्शनरी से गायब ही हो गया। हर तरफ बस पोस्टर्स हैं नए पुराने नेताओं के, लेकिन लोगों की आंखों में देखो ना तो एक ट्रस्ट डेफिसिट साफ दिखता है। जैसे सबको पता है कि वादे तो होंगे पर पूरे नहीं होंगे। जिंदगी वही रहती है, बस चेहरे बदल जाते हैं। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा बोझ उठा रहा है यहाँ का यूथ। मैं पोखरा में कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मिला था। ब्राइट आइज, बड़े सपने, लेकिन उनकी बातों में ना एक फ्रस्ट्रेशन थी। एक लड़की ने कहा, भाई यहाँ डिग्री है पर जॉब नहीं। मेरे आधे से ज़्यादा बैचमेट्स या तो ऑस्ट्रेलिया के लिए IELTS दे रहे हैं या गल्फ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये है ब्रेन ड्रेन का ब्रूटल रियलिटी। हर दिन लगभग 3000 नेपाली देश छोड़ रहे हैं। 3000। अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 19% के आसपास है। सोशल मीडिया उनका हथियार भी है और उनका फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया भी है। जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुए वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम से ही तो ऑर्गेनाइज हुए थे। तो एक तरफ उम्मीद है कि डिजिटल आवाज से चेंज आएगा और दूसरी तरफ एंडलेस स्क्रोलिंग में फ्यूचर का डर भी है। ये एक अजीब सा डिजिटल पैराडॉक्स है जिसके बीच यहाँ का नौजवान फंसा हुआ है। अब थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। नेपाल जैसे दो पत्थरों के बीच फंसा एक फूल है। एक तरफ है इंडिया जिसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, ओपन बॉर्डर है, कल्चर सेम है। मैं जब बिरगुंज बॉर्डर से क्रॉस कर रहा था तो लगा ही नहीं कि देश बदल गया। वही लोग, वही भाषा। लेकिन हाँ, इंडिया का बिग ब्रदर एटीट्यूड कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आता है। और दूसरी तरफ है चाइना जो नए हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोमिसेस के साथ अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। काठमांडू की सड़कों पे आपको चाइनीज साइन बोर्ड और टूरिस्ट आम मिल जाएंगे। तो इंडिया और चाइना के बीच ये जो स्ट्रेटेजिक टग ऑफ वॉर है ना, वो नेपाल की जमीन पर खेला जा रहा है। कॉमन लोगों के लिए इसका मतलब क्या है? यही कि कभी पेट्रोल इंडिया से महंगा मिलता है तो कभी चाइना से कोई सस्ता लोन मिल जाता है। हर कोई अपना फायदा देख रहा है और नेपाल बीच में अपनी आइडेंटिटी बचाने की कोशिश कर रहा है। पर इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच में आम आदमी की जिंदगी कैसी है? सुबह पशुपतिनाथ के पास फूल बेचने वाली एक महिला से मैंने पूछा, अम्मा सब ठीक है? उसने मुस्कुरा के कहा, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है बेटा, दाल चावल का भाव आसमान छू रहा है, पर भगवान की कृपा से गुजारा हो जाता है। इन्फ्लेशन 6.5% के ऊपर है और इसका सीधा असर उनकी थाली पर पड़ता है। लेकिन इस स्ट्रगल के बीच भी छोटी छोटी खुशियां हैं। शाम को बोधना स्तूपा के पास लोगों को शांति से प्रेयर व्हील्स घुमाते देखना, बच्चों को फुटबॉल खेलते देखना, दोस्तों को मोमो की प्लेट पे हंसते हुए देखना, ये पल बताते हैं कि लाइफ गोज ऑन। यहाँ के लोग दे आर रेजिलियंट। उन्होंने भूकंप झेला है, पॉलिटिकल टर्मोइल झेला है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट नहीं गई है। शायद पहाड़ों ने उन्हें पत्थर जैसा मजबूत बना दिया। लेकिन इन सब के नीचे एक और लेयर है, करप्शन की। ये एक दीमक की तरह सिस्टम को अंदर से खा रही है। रेफ्यूजी स्कैम से लेकर सरकारी टेंडर्स तक हर जगह घोटाले की खबरें आती हैं। नेता लोग अपने स्पीचेस में गरीबी हटाने की बात करते हैं और उनकी अपनी संपत्ति रॉकेट की स्पीड से बढ़ती है। लोगों का गुस्सा बस इसी बात पर है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक लीडर के खिलाफ नहीं थे, ये पूरे
पूरे सिस्टम के खिलाफ थे जिसमें अकाउंटेबिलिटी जीरो है। ट्रस्ट टूट चुका है बुरी तरह। तो क्या नेपाल का फ्यूचर अंधेरे में है? शायद नहीं। जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो एयरपोर्ट पर एक यंग आर्टिस्ट मिला। उसके हाथों में एक पेंटिंग थी, उसमें टूटे हुए मंदिर थे, प्रोटेस्ट करती भीड़ थी, पर बीच में से एक सूरज निकल रहा था। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? उसने कहा मतलब ये है कि हम टूटेंगे, बिखरेंगे, लेकिन हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ फिर से खड़े होंगे। वी विल रिबिल्ड नॉट जस्ट आवर टेम्पल्स बट आवर नेशन। और मुझे लगता है यही नेपाल की असली स्पिरिट है। स्ट्रगल और होप के बीच का एक खूबसूरत बैलेंस। एक नया नेपाल शायद अभी बन रहा है, पुराने स्ट्रक्चर की राख पर, जेनजी के सपनों से और आम आदमी के रिजिलियंस से। और इस बनते हुए नेपाल की कहानी देखना, समझना हम सब के लिए जरूरी है। इसी सोच के साथ मैं आपका मुसाफिर दोस्त आज आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नई कहानी के साथ। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जब एक पूरी जनरेशन का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है तो क्या वो एक नए सिस्टम को जन्म दे पाती है? सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्ते।